जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में फुर्तीली देवरानी की रसोई। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और नीलम हॉल में बेहद धीमी गति से झाड़ू लगा रही है। तभी उसके सास ससुर मॉर्निंग वॉक करके हॉल में एंटर करते हैं। बहू, सुबह के 7:30 बज गए हैं और तुम अभी तक सिर्फ हॉल की ही सफाई कर रही हो। नाश्ता कब बनाएगी महारानी? मम्मी जी, अभी तो मैंने हॉल साफ करना शुरू किया है। पूरे घर की साफ सफाई खत्म करके रसोई में जाऊंगी, तब जाकर नाश्ता बनाऊंगी। तब तो हो गया कल्याण। हॉल की सफाई करते करते ही तुम्हें दोपहर हो जाएगी बहू। तुम एक काम करो, आज का नाश्ता रहने ही दो, सीधे दोपहर का खाना ही बना देना। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी आज्ञा। नीलम फिर से उसी कछुए की गति से झाड़ू लगाने लगती है। तभी ताया ससुर दयाराम और ताई सास नीता अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे भाई, कोई नाश्ता लाओ, बहुत तेज भूख लगी है सुबह सुबह। जेठ जी, अभी तो नाश्ता बना ही नहीं तो भला कौन लेकर आएगा? मम्मी जी, आपके कहने का मतलब है कि इस पूरे घर में सिर्फ बहुएं ही अपने हाथ चलाएंगी, कोई और अपना हाथ नहीं हिला सकता क्या? अगर मैं ना नाश्ता बनाऊं तो क्या इस घर में सब भूखे ही रहेंगे? अरे सुनो सुनो, कैसी बहू है ये जो अपनी सास से जुबान लड़ा रही है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी नीलम। पहले तो तुम अकेली ही पूरे घर का सारा काम चुटकी में संभालती थी और रसोई भी अकेली देखती थी। अब ये जुबान कहाँ से आ गई? ताई जी, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, मुझे अपने बच्चे पर भी ध्यान देना होता है। तभी नीलम की शादीशुदा नंद शिवानी वहाँ आ जाती है। भाभी जी, बच्चे तो मेरे भी हैं, मैं भी उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैं कभी घर के काम से पीछे नहीं हटती। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। शिवानी की तरफ झाड़ू बढ़ाते हुए। अच्छा, ऐसी बात है नन्ना जी, तो चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए, घर की साफ सफाई करवा दीजिए, फिर मिलकर हम दोनों रसोई में साथ में जल्दी नाश्ता बना लेंगे। अरे भाभी, मैं तो अभी जा रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है कमरे में, मुझे उसे देखना है। शिवानी तेजी से वहाँ से कट लेती है। तभी छोटी ननद नव्या मॉर्निंग वॉक से लौटती है। छोटी ननद, तुम ही काम में थोड़ा मदद करवा दो, तुम्हें तो कोई बच्चा नहीं संभालना है ना? ओहो भाभी, मुझे तो बच्चे नहीं संभालने, लेकिन मुझे कॉलेज जाने की तैयारी तो करनी है। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। देखा, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है लेकिन काम सिर्फ बहू ही करे, और जब इतने बड़े घर में अकेले काम करना पड़े तो समय तो लगेगा ही ना। नीलम वापस धीरे धीरे झाड़ू लगाने में मग्न हो जाती है और लगभग आधे घंटे बाद झाड़ू लगाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद अपने पति के ऑफिस जाने के बाद कमरे से निकलकर रसोई में पहुंच जाती है, जो कि जॉइंट फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी है। नीलम धीरे धीरे आलू छीलने लगती है और एक एक करके पूरी जॉइंट फैमिली हॉल में इकट्ठा हो जाती है। 1 बजे तक भी जब हॉल तक तड़के की आवाज नहीं पहुंचती तो दोपहर के 1 बज गए भाई, अभी तक रसोई से तड़के की आवाज तक नहीं आई। ये बड़ी बहू रसोई में कर क्या रही है सुबह से? मैं जरा रसोई में जाकर देख कर आती हूँ, क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ। पूनम रसोई में जाती है और देखती है कि नीलम बहुत ही शांति से बैठी हुई आराम आराम से आलू छील रही है और अभी तक चूल्हा ही नहीं जला है। क्या बात है बहू, आज दोपहर के 1 बज चुके हैं और तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? तुम सिर्फ सब्जियां ही छील रही हो अभी तक? चाची जी, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, सबके लिए ढेर सारी सब्जी बनानी पड़ती है। अब सब्जी छोकने से पहले उसे छीलना और काटना भी तो जरूरी है ना, या फिर ऐसे ही साबुत सब्जियां कढ़ाई में डाल दूं? पूनम नीलम को घूर कर देखती है और बड़बड़ाती हुई वापस हॉल में लौट आती है। वहाँ तो महारानी अभी सिर्फ सब्जियां ही काट रही है, खाना पता नहीं आज रात को मिलेगा या अगले दिन। अरे बहू, भूख के मारे जान जा रही है, जल्दी से खाना बना दे हमारे लिए। नीलम अपनी दादी सास की बात का जवाब नहीं देती और 4 बजे तक खाना बनाती रहती है। 4 बजते बजते सबके चेहरों पर 12 बज जाते हैं। फिर आखिरकार नीलम रसोई में मिक्स वेज, रोटी, दाल और चावल एक एक करके लाकर टेबल पर रखती है। बहू, अगर तुम इसी रफ्तार में खाना बनाती रही ना तो एक दिन हम सबको ही भूखा मार डालोगी तुम। नीलम सबकी थालियों में रोटी परोसते हुए। मम्मी जी, अच्छा खाना बनाने में समय तो लगता ही है, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है हमारी, कम से कम 100 रोटियां तो मुझे सेकनी पड़ती है, फिर दाल और चावल मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। अगर कोई मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो तो खाना जल्दी बन जाएगा। तभी नीलम का 10 साल का बेटा वीर दौड़ता हुआ आता है और नीलम का पल्लू पकड़ता है। नम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो ना। ठीक है बेटा, तुम चलो कमरे में, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम एक प्लेट में सब्जी और रोटी रखकर वीर के पीछे पीछे अपने कमरे में जाने लगती है। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो आप? खाना कौन सर्व करेगा? मैं खाना बना चुकी हूँ नन्ना जी, अब बाकी खाना आप लोग खुद सर्व कर लीजिए, मेरा बेटा भूखा है, पहले मैं उसे खिलाऊंगी। नीलम वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। देखा कंचन, बहू अकेली है ना घर संभालने वाली,
इसलिए इसके भाव आसमान छू रहे हैं। इसे पता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब हमें जल्दी ही इसके देवर विजय के लिए लड़की ढूंढकर इस घर में छोटी बहू को लेकर आना ही होगा। हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसकी देवरानी आएगी ना, तभी इसके आसमान में उड़ते हुए कदम वापस जमीन पर आएंगे। नीलम के देवर की शादी करने का फैसला करके वो सभी अपने अपने जान पहचान वालों से लड़कियों की फोटो और जानकारी मांगने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात 10 बजे नीलम रसोई में अकेले ही रोटियां सेक रही होती है। तभी रसोई से बाहर झांकती है। क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद किसी ने रात के खाने के लिए आवाज नहीं लगाई, वरना अब तक तो सब भूख के मारे अपने गले फाड़ने लगते थे। माजरा क्या है? उस समय उसका पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में इकट्ठा लड़कियों की फोटो देख रहा था। तभी उसकी सास कंचन को एक लड़की की फोटो पसंद आती है। वो फोटो वो अपने बेटे विजय को दिखाती है। देख बेटा विजय, ये लड़की कैसी है? मेरी सहेली ने इसके बारे में बताया है, बहुत ही सुशील है। विजय फोटो को ध्यान से देखता है, फिर नहीं मम्मी, इसकी नाक थोड़ी मोटी है, मुझे पसंद नहीं। तभी उसकी बड़ी बहन शिवानी एक और फोटो सामने रखती है। भाई ये वाली लड़की देखो, ये मेरी सहेली की ननद है, नाम रूबी है, बहुत अच्छी है, काफी पढ़ी लिखी भी है और घर के काम काज में तो इतनी तेज है कि हवा की तरह उड़ती है। विजय वो फोटो भी ध्यान से देखता है और हाँ अच्छा दीदी, ये लड़की तो देखने में मुझे भी काफी अच्छी लग रही है। तभी नीलम हाथ में सब्जी का कटोरा लेकर हॉल में आती है। क्या बात है, आज किसी ने खाने की मांग नहीं की, सब बड़े व्यस्त लग रहे हैं। हाँ बहू, अब हमें खाने के लिए हमेशा तुम पर निर्भर थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द हमारे इस घर में तुम्हारी देवरानी जो आने वाली है। मुस्कुराती हुई नीलम सबको खाना परोसकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले ही दिन नीलम के सास ससुर रूबी से उसके देवर की शादी फिक्स कर देते हैं और अगले ही महीने वो उसकी देवरानी बनकर हॉल में पूरी जॉइंट फैमिली के सामने खड़ी होती है। देखा रूबी बहू, तुम इस घर की छोटी बहू हो। तुम अपनी जेठानी नीलम से घर संभालने के गुण बिल्कुल मत सीखना, जो भी सीखना है हमसे सीखना, और जैसे हम समझाए वैसे ही घर संभालना। हाँ हाँ देवरानी जी, तुम वही करना जो तुम्हें इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली करने को कहे। जेठानी जी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। रूबी मुस्कुराती है और विजय के साथ अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह रूबी अपनी जेठानी से पहले 6 बजे उठकर बिजली की गति से रसोई की सफाई करती है और पोहे बनाने लगती है। पोहे खाकर सब खुश हो जाएंगे। हमेशा की तरह उसकी जेठानी नीलम 7 बजे उठकर हॉल में पहुंचकर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही होती है। तभी मॉर्निंग वॉक करके उसके सास ससुर हॉल में पहुंचते हैं। बड़ी बहू, तुमने अपनी देवरानी को देखा क्या? कहाँ है वो? कहाँ होगी मम्मी जी, नई नई आई है, अपने कमरे में आराम से सो रही होगी। तभी रूबी एक बड़ी सी ट्रे में गर्मा गर्म चाय और पोहे से भरी नाश्ते की प्लेट्स लेकर रसोई से बाहर आती है। अरे जेठानी जी, मैं सो नहीं रही, बल्कि मैं तो रसोई में सुबह से ही सबके लिए एक बढ़िया सी चाय और नाश्ता बना रही थी। लीजिए मम्मी जी चाय। चाय का कप और पोहे से भरी प्लेट उठाकर, अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ तो काफी तेज चलते हैं भाई, इतनी जल्दी चाय और नाश्ता दोनों तैयार। हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जॉइंट फैमिली है और आज मेरी पहली रसोई है, तो पहली रसोई में मुझे तो जल्दी उठना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। रसोई की साफ सफाई भी कर दी और मीठे में सबके लिए मिठाई भी बना रही हूँ। तभी वहाँ उसकी ताई सास नीता आती है और उसके हाथ में नाश्ते से भरी प्लेट देखकर, वाह भाई वाह, मजा आ गया। सुबह सुबह ऐसा गरम गरम नाश्ता किए तो जैसे जमाने ही बीत गए थे। हाँ हाँ देवरानी जी, देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये लोग तुम्हें भी मेरी तरह आराम के लिए तरसा देंगे। रूबी अपनी जेठानी की बात अनसुनी करके फुर्ती से रसोई में वापस जाती है और फुर्ती से खीर बनाने लगती है। खीर बनाकर मैं बनाऊंगी रसमलाई और गुलाब जामुन। खीर बनाने के बाद फुर्ती से रूबी रसमलाई और गुलाब जामुन बनाने लगती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर फटाफट खीर, रसमलाई और गुलाब जामुन लाकर सजा देती है। पूरी जॉइंट फैमिली इतना कुछ देखकर खुश हो जाती है। ओहो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सुबह सुबह इतनी स्वादिष्ट और इतनी सारी चीजें खा रही हूँ मैं। कंचन नीलम की तरफ देखती है और, बड़ी बहू, तुम भी थोड़ा खा कर देखो, तुम्हें भी कई दिनों के बाद सुबह सुबह का नाश्ता नसीब हो रहा होगा। अब सब लोग रूबी की जमकर तारीफ करते हैं। सबके नाश्ते करने के बाद रूबी बिजली की गति से सबके झूठे बर्तन समेटती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई के सिंक में ले जाती है। वो इतनी तेजी से बर्तन धोती है कि कुछ ही मिनटों में झूठे बर्तन चकाचक हो जाते हैं। रूबी हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आती है तो हॉल में बैठे उसके सास ससुर उसे टोकते हैं। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? रसोई में वो झूठे बर्तन भी तो साफ करने पड़ेंगे ना। मम्मी जी, मैंने तो सारे झूठे बर्तन साफ भी कर दिए और रसोई भी समेट दी। क्या इतनी जल्दी बर्तन भी धुल गए?
तभी उसकी जेठानी नीलम रसोई से बाहर निकलती है। वो खुद हैरान है। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरी देवरानी तो बहुत ही फुर्तीली है। इसके हाथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलते हैं। तभी अपने अपने कमरों से निकलकर उनकी ननदें, चाची सास, बुआ सास और चाचा ससुर आते हैं। अरे वाह भाभी, आपके हाथ इतनी तेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी फरमाइशें चुटकियों में पूरी कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं नैना जी, आप लोग बस बताइए आप सबकी क्या क्या फरमाइशें हैं। बहू, काफी दिनों से मैंने राजमा चावल नहीं खाए, आज दोपहर के खाने में राजमा चावल बना देना। और बहू, मुझे मसालेदार छोले भटूरे खाने हैं आज। भाभी, मुझे तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने हैं मक्खन मार के। और मेरे लिए प्याज के कुरकुरे पकोड़े भी बन जाएंगे ना भाभी। रूबी सबकी फरमाइशें सुनती है और अंत में मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ती है। ठीक है, मैं सबकी फरमाइशें पूरी करूंगी। सबकी फरमाइशें पूरी करने रूबी रसोई की तरफ बढ़ती है और फुर्तीली से एक हाथ से राजमा की ग्रेवी भूनती है तो दूसरे से भटूरे का मैदा गूंथती है। तो वहीं उसकी जेठानी उसके पास में बैठी हुई धीरे धीरे एक एक करके प्याज काटती है। क्या बात है जेठानी जी, आप इतनी धीरे धीरे प्याज काट रही है। अपने हाथों की स्पीड तेजी से चलाइए ना। देखिए ना, घर वालों ने कितनी लंबी चौड़ी फरमाइशों की लिस्ट छपवा दी है। ये सारी फरमाइशें तुमसे की गई हैं, मुझसे नहीं, तो हाथ भी तुम्हें ही तेज चलाने पड़ेंगे। नीलम की देवरानी राजमा और भटूरे बनाती है कि तभी उनकी सास कंचन रसोई में दाखिल होती हैं और नीलम को आराम से काम करते देखती है। मम्मी जी देखिए ना, जेठानी जी के हाथ कितने धीरे चल रहे हैं। अरे छोटे बहू, तुम अपनी जेठानी से कोई उम्मीद मत रखो। अगर इसके भरोसे बैठी रहोगी ना तो तुम्हें रात के डिनर के टाइम पर दोपहर का लंच भी नसीब नहीं होगा। रूबी अपनी सास की बात सुनने के बाद रूबी फुर्ती से काम में जुट जाती है और फटाफट चावल और छोले बनाती है। राजमा चावल, छोले और भटूरे तो बन गए, अब आलू के पराठे और पकोड़े बनाऊंगी। सुबह जैसी फुर्ती दिखाकर रूबी फटाफट आलू के पराठे और प्याज के पकौड़े बना लेती है और दोपहर के ठीक 1 बजे पूरी जॉइंट फैमिली के सामने डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व करती है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। अरे वाह भाभी, जब से मैं इस मायके में आई हूँ शादी के बाद पहली बार मुझे बिल्कुल सही टाइम पर यानी दोपहर के 1 बजे लंच खाने को मिला है। छोटे बहू, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। हमें तो नहीं लगता था कि कभी टाइम पर हम लंच कर पाएंगे। ऐसा क्यों ताई जी? अरे तुम्हारी जेठानी तो शाम के 4 बजे लंच बना कर देती थी। अब रूबी जल्दी जल्दी सबको खाना सर्व करती है और सबसे अलग सोफे पर अपने बेटे के साथ बैठी उसे खाना खिला रही उसकी जेठानी उसे देखती है। कुछ ही देर में रूबी थकने लगती है। जेठानी जी, वीर को खिलाना छोड़कर थोड़ा यहाँ आकर मेरा खाना सर्व करने में मेरी हेल्प करवा दीजिए ना। हाँ, करवा देती हूँ, ठीक है। नीलम अपनी देवरानी के साथ खाना सर्व करवाने लगती है, लेकिन जब तक रूबी 10 लोगों की थाली में खाना परोसती है तब तक नीलम सिर्फ 2 लोगों को ही छोले दे पाती है। ओ बड़ी बहू, अपनी देवरानी की तरफ देखो और जरा हाथ तेज चला। देखिए दादी जी, देवरानी के हाथ अभी बिल्कुल नए नए हैं, इसलिए तेज चल रहे हैं। मेरे हाथ अब इस घर में काम कर करके पुराने हो चुके हैं, तो मेरे हाथ तो वैसे के वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं। अरे जेठानी जी, कोई बात नहीं, अगर आपके 2 हाथ धीरे चलते तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नीलम धीमे हाथ चलाकर अपनी देवरानी की मदद करती है। कुछ देर बाद लंच करके पूरी जॉइंट फैमिली डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तनों का ढेर छोड़कर अपने अपने कमरे में पहुंच जाती है। दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन लेकर किचन में जाती है। कुछ देर बाद उनकी बुआ सास आरती और दादी सास विमला रसोई में पानी पीने आती हैं और नीलम को बहुत ही धीरे धीरे और रूबी को फटाफट बर्तन मांजते देखती हैं। अरे बड़ी बहू, ये तुम बर्तन धोने का नाटक क्यों कर रही हो? अगर ऐसे ही चींटी की चाल में हाथ चलाने हैं तो हट जाओ वहाँ से और अपनी देवरानी रूबी को सारे बर्तन धोने के लिए दे दो, वो फटाफट कर देगी। अरे बुआ जी, इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या ही हो सकती है। देवरानी जी, तुम धो लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नीलम पल्लू संभालती हुई मुस्कुराकर रसोई से बाहर चली जाती है। रूबी अकेली बर्तनों के ढेर के साथ रह जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे रूबी को समझ में आने लगता है कि पूरी जॉइंट फैमिली अपने हर छोटे बड़े काम उसी से करवाने लगी है। उसकी छोटी ननद नव्या अपने कमरे की साफ सफाई उसी से करवाती और बड़ी ननद सुबह सुबह उसके कमरे में पहुंच जाती। भाभी, मेरे बेटे गोलू के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दो। और उसके दादा ससुर बसंत और ताया ससुर दयाराम अपनी अलग अलग खाने की फरमाइशें रूबी से पूरी करवाते। रूबी दिन रात मशीन की तरह रसोई में काम करती रहती। एक दोपहर के समय रूबी रसोई में थककर चूर होकर खाना बना रही थी। तभी उसकी जेठानी नीलम मुस्कुराती हुई वहां आती है। और देवरानी जी कैसी हो? सुबह से इतनी फुर्तीली से हाथ चलाकर तुम्हारी नाजुक हाथ थक नहीं गए क्या? अगर थक गए तो थोड़ा आराम कर लो, मैं मना नहीं करूंगी। अरे जेठानी जी, मैं आपकी तरह आलसी और कामचोर नहीं हूँ।
मेरे हाथ हमेशा जल्दी जल्दी चलते हैं और मुझे किसी आराम की कोई जरूरत नहीं है। हंसती हुई नीलम वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात पूरे घर का काम फुर्ती से खत्म करके रूबी थकी हारी बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। तभी विजय उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर, रूबी चलो ना, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। जब से शादी हुई है हमें वक्त ही नहीं मिला। नहीं विजय, प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और मुझे अभी तुरंत सोना है। वो करवट बदलकर सो जाती है। फिर अगले दिन रूबी जब रसोई में नाश्ता बना रही होती है तभी विजय अचानक वहां आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। रूबी छोड़ो ये सब, चलो आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। झटके से खुद को छुड़वाते हुए, अरे विजय क्या पागलपन है, हटिए पीछे, मुझे अभी पूरे परिवार के लिए बहुत सारा नाश्ता बनाना है, मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे तो समझ नहीं आता रूबी कि तुमने शादी मुझसे की है या मेरी इस जॉइंट फैमिली से। तुम्हारे पास इस घर के हर सदस्य के लिए वक्त है, सबकी फिक्र है, लेकिन अपने पति के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। तो मैं क्या करूँ विजय, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है और मुझे सबका ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। आपकी वो बड़ी भाभी मेरी जेठानी जी तो इस घर का कोई काम छूती नहीं है। तभी नीलम रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और अपनी देवरानी की बात सुन लेती है। हाँ देवरानी जी, तुम्हारी जेठानी तो कुछ करती ही नहीं है ना, तभी तो तुम्हारी इस कामचोर जेठानी ने अकेले इतने सालों तक इस पूरे विशाल परिवार को संभाल कर रखा था। कुछ दिन और रुको देवरानी जी, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारी इस जेठानी ने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं सहा है। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है। तभी रूबी सोच में पड़ जाती है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जॉइंट फैमिली का फुर्तीली होकर ख्याल रखते रखते वो खुद को खो रही है और उसका पति उससे दूर होता जा रहा है। फिर एक शाम नव्या और नीरज कॉलेज से लौटते हैं और सोफे पर बैग फेंककर सोफे पर कवर चढ़ा रही रूबी को हुक्म देते हैं। भाभी आज मेरा तीखा चटपटी पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए जल्दी से पानी पूरी बना दो। की क्या नैना जी, एक काम करो ना, पानी पूरी का तीखा पानी तुम बना दो, उसकी पूरी तल कर मैं तैयार कर दूंगी। ओह भाभी, मैंने कहा ना मैं कॉलेज से आकर काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप बना देना। नव्या वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी बुआ सास आरती और दादी सास विमला वहाँ आती हैं। बहू आज मुझे गर्मा गर्म अखरोट का हलवा खाने की इच्छा हो रही है। बुआ जी एक काम कीजिए, बाजार से अखरोट ले आइए, मैं हलवा बना देती हूँ, घर में अखरोट खत्म है। बहू इन बूढ़ी हड्डियों को अब तो बुढ़ापे में बाजार भेजेगी, तेरी खुद की जवान हड्डियां हैं, खुद जा बाजार और अखरोट ले आ। अब निराश रूबी बाजार जाने के लिए निकलती है। अब उसके समझ में आ जाता है कि जॉइंट फैमिली सिर्फ उससे अपनी फरमाइशें पूरी करवाना जानती है, उसकी मदद करवाना नहीं। अगली सुबह उसकी जेठानी नीलम हॉल में हमेशा की तरह बहुत ही धीमे गति से झाड़ू लगा रही होती है और वो चाय के कप लेकर हॉल में आती है। तभी हॉल में उसके ससुर और ताई सास के साथ बैठी उसकी सास, छोटी बहू देखो पूरा घर कितना गंदा हो रहा है, खासकर कोने, एक काम करो तुम जरा अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई कर दो। मम्मी जी जेठानी जी हॉल साफ तो कर ही रही है ना। अरे छोटी बहू तुम समझी नहीं, तुम्हारी सास के कहने का सीधा मतलब है कि ये तुम्हारी जेठानी नीलम ढंग से सफाई नहीं करती, इसलिए तुम अपनी फुर्ती से पूरे घर को अच्छे से चकाचक कर दो। मम्मी जी ताई जी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है हमारी, एक काम करते हैं ना, आज हम सब मिलकर पूरे घर की गहराई से साफ सफाई करते हैं, सब कुछ एकदम चकाचक हो जाएगा, खासकर हमारी रसोई जो बहुत गंदी हो रही है। अरे बहू इस उम्र में हम झाड़ू पोछा करेंगे क्या, आखिर घर में बहुएं किस लिए आती हैं। वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे उसके चाचा ससुर सबकी बातें सुनते हैं और हाँ हाँ बहू, तुम दोनों मिलकर ही पूरा घर साफ करो। अगर तुम्हें सफाई करने में हमारी वजह से कोई दिक्कत लगे तो हम सब कुछ घंटों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वाह भाई वाह, खाने के समय सब अपनी अपनी लंबी फरमाइशें मुझसे पूरी करवाते हैं, और आज जब मैंने घर की साफ सफाई में थोड़े से सहयोग के लिए बोल दिया तो सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी नीलम अपनी देवरानी के पास आती है और उसके कान में फुसफुसाती है, और बनो अच्छी और फुर्तीली बहू, मैंने भी शुरुआत में यही सब किया था देवरानी जी, और आज देख लो मैं इसका नतीजा भुगत रही हूँ। जेठानी जी आपके कहने का मतलब। नीलम बिना कुछ बोले मुस्कुराकर वापस झाड़ू लगाने लगती है। उसी दिन उसकी देवरानी रूबी अकेले पूरे घर और रसोई की सफाई करके बुरी तरह थक कर चूर हो जाती है। दोपहर में जब वो रसोई की दीवार से टेक लगाकर खड़ी होती है तो नीलम वहां जाती है और चुपचाप मसालों के डिब्बे साफ करने लगती है, वो भी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर। क्या हुआ जेठानी जी, आज अचानक आप मेरी मदद करवाने रसोई में कैसे आ गई। देवरानी जी देखो, मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें आज सच बता रही हूँ। जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी ना, तब मेरे काम करने की स्पीड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुपरफास्ट थी।
अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ बाद में कि आप इतनी धीमी हो गई? फिर वही हुआ जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। इन सब ने अपने अपने सारे काम मेरे मत्थे मर दिए और खुद आराम से बैठ गए। तब मैंने अच्छे से समझ लिया कि अगर मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी तो मैं सीधी सादी गधी की तरह खटने वाली बहू रह जाऊंगी। तो ये लोग जिंदगी भर मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे, इसलिए मैंने अपने हाथों की रफ्तार धीमी कर ली। मसालों के डिब्बे साफ करते हुए रूबी नीलम की बातें बहुत ध्यान से सुनती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। वो कमरे में टहलते हुए गहराई से सोचती है। जेठानी जी ने बात तो बिल्कुल 100 आने सच कही है, लेकिन मैं उनके जैसे नहीं कर सकती। अगर ये एक जॉइंट फैमिली है तो घर के कामों में सबकी बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबको मिलजुल कर काम करना ही पड़ेगा। गंभीरता से इस बारे में सोचकर रूबी अगले दिन जब हॉल में रसोई से पूरी फैमिली के लिए चाय लेकर जाती है तो सब लोग चाय के कप लेकर चाय पीने लगते हैं। छोटी बहू, आज दोपहर के खाने में क्या विशेष बना रही हो? मम्मी जी, आज मेरा मन था कि आज आप सबके लिए गर्मा गर्म तंदूरी नान और शाही बटर पनीर बनाओ, लेकिन घर में तो पनीर है नहीं और मुझे घर के बाकी सारे काम भी करने हैं, तो भला मैं बाजार जाकर पनीर कैसे लेकर आऊँ? जेठानी जी, आप बाजार जाकर पनीर ले आएंगी क्या मेरे लिए? ओहो देवरानी जी, मुझसे तो बाजार जाने की उम्मीद बिल्कुल मत करना। मुझे अपने बच्चे को संभालना है और भी बहुत सारे काम है मेरे पास। छोटी बहू, तुम भी किससे कह रही हो भला? तुम एक काम करो, तुम रसोई में शाही पनीर बनाने की बाकी तैयारियां शुरू करो। मैं खुद अभी बाजार जाता हूँ और बढ़िया ताजा पनीर लेकर आता हूँ। अपने बड़े भाई दयाराम की तरफ देखकर, चलो भैया दयाराम, आप भी हमारे साथ बाजार चलो, इसी बहाने सुबह की थोड़ी सैर भी हो जाएगी। अब वो दोनों पनीर लेने बाजार चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी रसोई में पहुंच जाती हैं और शाही पनीर और तंदूरी नान बनाने की तैयारी करने लगती हैं। और जब वो दोनों पनीर लाकर उन्हें देते हैं तो रूबी शाही पनीर और तंदूरी नान बनाकर हॉल में अपनी जॉइंट फैमिली को सर्व करती है। वाह देवरानी जी, आज तो शाही पनीर का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़िया आ रहा है। स्वाद क्यों नहीं आएगा बड़ी बहू, आखिर आज ये पनीर बाजार से मैं जो लेकर आया हूँ। सबको खाना खाते देखकर रूबी मंद मंद मुस्कुराती है और फिर उसी रात डिनर में पूरी फैमिली को सिर्फ दाल चावल और साथ में सादा अचार परोसती है। बुआ सास आरती अचार खाकर अपना मुंह सिकोड़ती हैं। छी छी छोटी बहू, ये कैसा अजीब सा अचार है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। क्या करूँ बुआ जी, ये अचार मैंने ही घर पर कोशिश करके बनाया था, मुझे नहीं आता अच्छे से। मुझे जेठानी जी ने बताया था कि मम्मी जी और ताई जी को बहुत अच्छा स्वादिष्ट अचार बनाना आता है, तो क्यों ना एक काम करें, इस बार आम के अचार का मसाला और अचार मम्मी जी और ताई जी खुद अपने हाथों से बनाए। इसी बहाने उनसे बढ़िया अचार भी बनाना सीख जाऊंगी मैं। तो मैं एक काम करो, बाजार से आम मंगा लो, फिर हम देख लेंगे। अरे ताई जी, मुझे तो आम और मसालों की बिल्कुल परख नहीं है, तो आप दोनों खुद बाजार जाकर सही मसाले और आम ले आइए और मुझे बनाना सिखाइए। इसी बहाने मैं अपने मायके से भी आपकी खूब तारीफ करूंगी कि मेरी सास और ताई सास ने कितना लाजवाब अचार बनाया है। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। अब अगले दिन सुबह सुबह ही कंचन, नीता और पूनम बाजार जाती हैं और भारी भारी झोलों में आम और अचार के मसाले खरीदकर हॉल में बैठी दोनों देवरानी जेठानी के सामने लाकर रखती हैं। देखो बहू, हम बाजार से खुद जाकर अचार का सारा सामान ले आए, अब बोलो। अरे वाह मम्मी जी, आप लोग तो सच में अचार बनाने का सामान ले आए, अब लगे हाथ अचार बनाना भी सिखा दीजिए। अब नीलम की देवरानी जॉइंट फैमिली के सभी लोगों को मैनिपुलेट करके काम करवाने लगती है। फिर एक दिन रूबी अपनी ननद शिवानी के कमरे में जाती है, जो बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही थी। ननद जी, मैंने सुना है कि आप अपने ससुराल में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। हाँ भाभी जी, क्या बताऊँ, स्वादिष्ट खाना बनाने की वजह से ही तो सब मुझे इतना परेशान कर रखते थे, इसलिए तो मैं यहाँ चली आती हूँ। ननद जी, एक काम कीजिए ना, मुझे भी अपनी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा दीजिए ना, मैं भी घर में आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूँ। आज दोपहर का खाना आप मेरे साथ रसोई में चलकर बनवाइए और मुझे सिखाइए। ठीक है भाभी, चलिए आज मैं खुद रसोई में चलकर आपको आपकी स्पेशल रेसिपी खाना बनाना सिखाऊंगी। अब शिवानी रूबी के साथ रसोई में जाकर उसे सिखाने के चक्कर में पूरे परिवार के लिए खुद दाल मखनी, जीरा राइस, पूड़ियाँ, मिक्स वेज और रायता बनाकर पूरी फैमिली को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है। वाह भाई बहू, आज तो खाने में असली स्वाद आ गया है। पापा जी, ये स्वादिष्ट खाना मैंने नहीं बल्कि आज नन्ना जी ने अपने हाथ से बनाया है। अब रूबी मन ही मन मुस्कुराती है, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा दिनों तक नहीं चिप पाती। कुछ ही दिनों में परिवार वाले रूबी की इस रिवर्स साइकोलॉजी यानी चालाकी को समझ जाते हैं कि बहू सीखने और मंगाने के नाम पर खुद आराम करती है
और उनसे काम करवाती है। फिर एक दिन जब एक बार फिर से रूबी शिवानी के कमरे में जाती है और नन्ना जी, आज वो ना आपकी स्पेशल वाली कढ़ाई पनीर बनाना सिखा दीजिए ना रसोई में चलकर। नहीं भाभी, अब मैं आपकी चालाकी बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। अब मैं आपको कुछ भी सिखाने रसोई में नहीं जाने वाली। जो मैंने पहले सिखाया है वही खुद चुपचाप बनाओ। रूबी वहाँ से निराश होकर कंचन और राजा के कमरे में उनके पास जाती है। पापा जी, बाजार से ताजी सब्जियां ला दीजिए ना। बहू, अब हमें और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम अपनी होशियारी से हमसे सारे काम निकलवाती हो और खुद दिन भर घर में बैठकर आराम फरमाती हो। अब से हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। जो करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब रूबी उल्टे पांव उनके कमरे से निकलकर हॉल में उदास होकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी जेठानी नीलम उसके पास आती है। देवरानी जी, मुझे पहले से पता था एक ना एक दिन तुम्हारा यही हाल होने वाला है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं जेठानी जी? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और इन सब से बचने के लिए मैंने अपने हाथ धीरे कर दिए। अब तुम भी वही करो जो मैं करती हूँ। रूबी कुछ देर सोचती है और फिर अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर, हाँ जेठानी जी, अब मैं भी आपकी तरह बिल्कुल धीमे पड़ जाऊंगी। अब रूबी अगले ही दिन सुबह से अपनी जेठानी की तरह धीमी हो जाती है। वो सुबह सुबह अपनी जेठानी के साथ बहुत ही आराम से चींटी की रफ्तार से हॉल में पोछा लगा रही होती है। तभी उसके सास ससुर वॉक करके हॉल में आते हैं और टेबल खाली देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, सुबह के 8 बज गए और तुम दोनों यहाँ हॉल में पड़ी हुई हो। रसोई में हमारे लिए नाश्ता कौन बना रहा है फिर? कोई नहीं मम्मी जी, अभी तो हम दोनों हॉल की साफ सफाई कर रही हैं। अगर किसी को भी बहुत तेज भूख लगी हो तो खुद रसोई में जाकर अपने लिए नाश्ता बना सकता है। हम मना नहीं करेंगे। ये क्या बदतमीजी है बहुओं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बदतमीजी ये नहीं है पापा जी, बदतमीजी तो वो है जो सालों से इस घर में हो रही है। जिस तरह इस जॉइंट फैमिली में कोई भी सदस्य बहुओं की मदद करने को तैयार नहीं है, उसी तरह आज से हम दोनों बहुएं वही करेगी जो हमारा दिल चाहेगा। फुर्तीली देरानी के आने के बाद जॉइंट फैमिली को जो आराम मिला था, उसके विद्रोह करने के बाद एक ही दिन में वो छिन गया, क्योंकि सबके खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। अगले दिन शाम के 5 बजे दोनों देवरानी जेठानी रसोई में बहुत ही आराम से बातें करते हुए रोटियां सेक रही होती हैं। तभी उनके पति ऑफिस से थक कर सीधा रसोई में आते हैं और, नीलम, मैं सुबह जब ऑफिस गया था तब घर में नाश्ता तक नहीं बना था, और अब मैं दिन भर काम करके थक कर वापस आया हूँ तो बाहर हॉल में सब कह रहे हैं कि तुमने आज दोपहर का लंच भी समय से नहीं बनाया। विराट, दोपहर का लंच हम अभी बना रहे हैं। इतनी देर क्यों लग गई लंच बनाने में? शाम के 5 बज रहे हैं। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है विराट। भगवान ने मुझे 4 हाथ देकर इस धरती में नहीं भेजा है। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, इतना बड़ा घर है, अकेले हम दोनों को सब कुछ देखना पड़ता है सुबह से रात तक। अगर इस घर में बाकी सब लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा देते तो क्या उनके हाथ घिस जाएंगे? उन दोनों की बातें सुनकर कंचन, आरती और नीता भी रसोई के दरवाजे पर आ जाती हैं। ये क्या कह रही हो बड़ी बहू तुम? मुझे तो लगता है कि हमारी सीधी सादी छोटी बहू को भी बड़ी बहू ने ही भड़का दिया है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। जेठानी जी ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इस घर में मेरी जेठानी के हाथ धीरे क्यों चलने लगे। अच्छा, तो जरा हमें भी बताओ बहू कि क्यों चलते हैं धीरे? तभी वहीं उनकी दादी सास विमला आती है और सबकी बातें सुनकर, क्या हल्ला मचा रखा है? हल्ला नहीं दादी जी, हम दोनों देवरानी जेठानी अपने हक की आवाज उठा रही हैं। अब से अगर जॉइंट फैमिली चाहती है ना कि मैं फिर से वही फुर्ती दिखाऊं, तो सबको रसोई में काम में हमारा हाथ बटाना होगा। रूबी की बातें सुनकर वो सब वहाँ से चली जाती हैं और अगले 2 दिनों तक दोनों देवरानी जेठानी अपना विरोध जारी रखती हैं और अपने हिसाब से आराम से काम करती हैं। और पूरी जॉइंट फैमिली अव्यवस्था के कारण परेशान रहता है। फिर पूरी फैमिली की हॉल में मीटिंग लगती है। सुनिए सब लोग, हमारी दोनों बहुएं नीलम और रूबी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। वो दोनों कहीं से भी गलत नहीं है। हमने सच में बहुओं को इस घर की मशीन समझ लिया है। इसलिए आज से इस घर की मुखिया होने के नाते मैं फैसला लेती हूँ कि अब से इस जॉइंट फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मर्द हो, नंदे हो या बुजुर्ग हो, सब अपनी क्षमता के अनुसार घर के कामों में दोनों बहुओं का हाथ बटाएंगे। कोई भी बैठकर हुक्म नहीं चलाएगा और ना ही कोई उनसे कोई शिकायत करेगा। कंचन का ये फैसला सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार इस फैसले का ताली बजाकर स्वागत करता है। उस दिन के बाद अपनी फुर्तीली देवरानी की तरह ही जेठानी की भी फुर्ती वापस आ जाती है और पूरी जॉइंट फैमिली उनसे खुश रहने लगती है और वो दोनों उनसे।